चलिए बच्चों, हम लोग अभी मैटर के ऊपर दो चीज का इफेक्ट देखें। क्या क्या? एक टेम्परेचर का इफेक्ट और दूसरा प्रेशर का इफेक्ट। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या देखें कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। कहने का मतलब पार्टिकल का मूवमेंट तेज हो जाता है, उस वजह से पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके फेनोमेनन को भी देखें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। ये कहलाता है मेल्टिंग, ये कहलाता है बॉइलिंग। गैस से लिक्विड कहलाता है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड कहलाता है फ्रीजिंग। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। या गैस से डायरेक्ट सॉलिड क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। उसी तरह प्रेशर के इफेक्ट को भी हम लोग देखें कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं और उस वजह से गैसियस सब्सटेंस बदलता है लिक्विड में और लिक्विड बदलता है सॉलिड में। इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स को आप लोग जानते ही हैं, वो आइस वाटर वेपर में देखे हैं हम लोग इसको। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका जो देखते हैं क्या रहता है? सिलेंडर होता है, खाना वाला रसोई वाला सिलेंडर। उसमें क्या होता है कि गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, उसीलिए उसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका ये नाम है, मतलब कि पेट्रोलियम गैस है जिसको प्रेशराइज करके क्या किया गया है? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका ये एग्जांपल। उसी तरह आप और भी देखते हैं सीएनजी वगैरह, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है इसमें मीथेन का प्रोपोजिशन होता है, मीथेन गैस उसमें मात्रा में रहती है, अमाउंट में रहती है, तो उस नेचुरल गैस को क्या कहलाता है? कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके और लिक्विड में कन्वर्ट करके छोटे छोटे सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है। और इसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं कि अगर उसके प्रेशर को हटा दिया जाए तो वो फिर तुरंत क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड में, या लिक्विड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके प्रेशर को आप कम कर देंगे तो ये उल्टा चलने लगेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं एलपीजी वगैरह अगर कहीं लीक होता है तो आप सुनते हैं गैस लीक कर गया, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही होगा कहीं लीकेज होता है तो वहां से उसको प्रेशर उसका कम हो जाता है, पार्टिकल को मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह मिल जाता है और पार्टिकल जैसे ही फैलेगा दूर दूर चला जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का। अब एक और छोटा टॉपिक है जो हम आपको इस कन्वर्जन के दौरान बताए थे कि लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है, ये सारे कन्वर्जन उसके फिक्स टेम्परेचर पर होते हैं, जिसका हम लोग आपको नाम बता चुके हैं। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में बदलता है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं और जिस टेम्परेचर पर ये चीज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन ये बॉइलिंग की वजह से भी हो सकता है। और एक दूसरा फेनोमेना है इवेपोरेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो बॉइलिंग तो हम लोग समझ गए कि जिस फिक्स टेम्परेचर पर अगर हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो वो कहलाता है बॉइलिंग। ये टेम्परेचर फिक्स होता है। लेकिन कभी कभी आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनका गैस में कन्वर्जन उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। और ऐसा फेनोमेना जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदलता है लेकिन कितने टेम्परेचर पर? तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं। तो इवेपोरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर अगर वो स्टेट चेंज कर ले तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन करते हैं। ये इवेपोरेशन वाटर के साथ भी होता है।
आप देखते हैं समुद्र वगैरह से जो पानी, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है उसमें इस टर्म को पढ़ा है। क्या होता है, नदियों से समुद्रों से जो वाटर होता है लैंड सी से, ये सन के हीट एनर्जी की वजह से, सन से जो हीट एनर्जी आता है ये इसके टेम्परेचर को बढ़ाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम। ऐसा नहीं है कि वाटर का टेम्परेचर उसमें 100 डिग्री से रहता है। आप उस समय, जिस समय इवोपरेशन हो रहा हो, आप तो वाटर सी में, रिवर में प्रेजेंट होकर देख सकते हैं, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी किसमें बदल जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोपरेशन। ये हम लोग वाटर साइकिल में पढ़ते हैं। तो इवोपरेशन आपको समझ में आ गया कि इवोपरेशन क्या है, कि अगर कभी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर क्या कर जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। और जब भी इवोपरेशन होगा तो याद रखना है, इसमें क्या होगा, पार्टिकल ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। कहिएगा सर ये तो आश्चर्य है कि जब आप बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों इवोपरेशन में भी तो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फिर इसकी जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर गिरती क्यों, तो समझना है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। कि सब्सटेंस जब स्टेट चेंज कर रहा हो उस समय उसकी टेम्परेचर क्यों बढ़ती है। ये देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या लिया, इस पर हाथ पर पाम पर आप ईथर को रख लेते हैं, ठीक है, लिक्विड को, किसी लिक्विड को आप इस हाथ पर रखते हैं। आप जानते हैं उसकी जो इवोपरेशन अगर उसका होगा तो उसमें क्या होता है समझिएगा, कि जैसे ये मान लीजिए हमारा हाथ है, इस पर हमने उस ईथर को, जिसको इवोपरेट करना है उसको रख दिया, तो वो ईथर क्या करेगा, ये जो हमारा हाथ है, आप जानते हैं आपके हाथ में क्या है, एनर्जी है, तो इस हमारे हाथ से, चाहे इधर रखें, इधर रखें, इधर भी रख सकते हैं, इस हाथ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो जो पार्टिकल इवोपरेट हुआ, ये मान लीजिए इवोपरेट हो गया, तो ये जब इवोपरेट होगा तो जो ये हमारा नीचे में हाथ है, ये मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है, ये जो हमारा हाथ है इससे ये एनर्जी लिया और ये एनर्जी लेकर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट होकर हो गया। तो ये एनर्जी जो हमारे हाथ में था वो एनर्जी कहाँ चला गया, अब इसके पास चला गया, ये एनर्जी इस वेपर के पास चला गया और इस वजह से हमारे हाथ का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। और आप जानते हैं जब आपके हाथ का हीट एनर्जी कम हो गया तो उसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, घट जाएगी और आपका हाथ कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि इवोपरेशन कूलिंग क्यों काउज करता है। इसका कारण है कि इवोपरेशन में जो पार्टिकल इवोपरेट होते हैं वो दूसरे पार्टिकल से हीट एनर्जी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस दूसरे पार्टिकल का एनर्जी घट जाता है और उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है और कैसा लगने लगता है, कूल, ठंडा लगने लगता है। इट काउजेस कूलिंग। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई इवोपरेशन काउजेस कूलिंग, तो हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग इवोपरेशन the heat energy released by a particle is absorbed by another particle and thus the energy of first particle decreases, so its temperature decreases and it causes cooling। जैसे उसका टेम्परेचर गिरेगा तो क्या करेगा, कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और इसी प्रोसेस के यूज के लिए हम लोग बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एप्लीकेशंस को देखते हैं। जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट पहले बता चुके हैं, हाथ में ईथर रख लीजिए, ठंडा लगता है, आप महसूस किए होंगे। वो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, नेल पॉलिश पर जब आप लगाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है, वो आपको ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप उसको बाहर लाकर नेल पर लगाते हैं वो आपके हाथ से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपका हाथ ठंडा लगने लगता है। दूसरा, इसी का एक एग्जाम्पल है घड़े का पानी। पुराने समय में क्या होता था कि आज की तरह
कोई फ्रीज या एसी या वाश ठंड करने वाला कूलर वगैरह नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के घड़े का उपयोग करते थे। तो देखिए हम समझा रहे हैं कैसे घड़े के पानी ठंडे होते हैं। आप क्या करते हैं, इस घड़े को बालू के ऊपर रख देते हैं ताकि नीचे से धरती का हीट ट्रांसफर ना हो इसमें। अब जब ये पानी इसमें रखा हुआ है तो क्या होता है, ये जो वाटर है ये क्या करता है, ये जो घड़ा है इससे सुराही है, इससे क्या करता है, टेम्परेचर लेता है, इसके बॉडी से ये टेम्परेचर लेता है और टेम्परेचर लेकर ये लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो इस घड़े के मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स छिद्र से होकर बाहर आपको ऑब्जर्व होगा, ये बाहर निकलेगा। ये क्या करता है, इस घड़े से टेम्परेचर लेकर वेपर में कन्वर्ट होता है और ये छोटे छोटे पोर से होके बाहर निकल जाता है। और इसकी वजह से ये जो घड़ा है, जब इससे इसने टेम्परेचर लिया तो उस घड़े की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब घड़ा का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो बाकी वाटर बचा है उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है और ये पानी आपको ठंडा रहता है। और यही इवोपरेशन आप बाहर में देखते हैं इसके लेयर्स के ऊपर। ये हुआ इवोपरेशन का एक्सपेरिमेंट। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आपका स्वीटिंग पसीना जो आपको आता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप कहीं दूर से बहुत गर्मी में दौड़ कर आते हैं तो बहुत आपको गर्मी लगती है और पसीना चलने लगता है, लेकिन जब आप थोड़ी देर तक के लिए किसी एक जगह पर स्टेबल बैठ जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसी पसीने के बाद थोड़े समय में आपको थोड़ा ठंड लगने लगता है, महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण सेम यही है एक्सप्लेनेशन कि जब आप रन किए धूप में तो हीट एनर्जी आपको मिल गया, या ऐसे भी रन करते हैं तो आपके बॉडी से हीट एनर्जी निकलता है। वो हीट एनर्जी क्या करता है, आपके शरीर में जो वाटर पार्टिकल्स है उसको गर्म करके और वेपर में बदल देता है, जो आपके छोटे छोटे शरीर के छिद्र से होकर बाहर चला आता है पसीने के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्वीटिंग। तो वो जब स्वीटिंग होता है तो क्या किया, आपके शरीर के हीट एनर्जी को लेकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और उस वजह से आपके शरीर का एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हीट एनर्जी जब शरीर का कम हो गया मतलब कि टेम्परेचर आपके शरीर का कम हो गया, और टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको क्या होता है, कूलिंग फील होता है, ठंडा फील होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आप दौड़कर बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत पंखा या एसी नहीं चलाना चाहिए। कारण क्या है, ये जो स्वीटिंग है ये नेचुरल फेनोमेना है, ये आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आप पंखा चला देंगे और बैठ जाएंगे तो क्या हो सकता है, ऊपर के एयर की वजह से वो हीट एनर्जी शरीर से ना लेकर क्या करे, वाटर का फॉर्मेशन ना करे, वो स्वीट बनेगा ही नहीं, स्वीट बनना कम हो जाएगा और शरीर की टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी वो आपको फीवर ला सकता है, सर्दी खांसी, आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर से दौड़ के आए तो थोड़ा देर तक रेस्ट कीजिए, थोड़े समय के बाद क्या करना चाहिए, पंखा या एसी या कूलर। तो आपको समझ में आ गया इवोपरेशन। अब हम लोग देखते हैं इवोपरेशन किन किन चीजों पर निर्भर करता है और कैसे करता है। सबसे पहली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। पहला है टेम्परेचर। इवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन ये भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और गैस में जितना ज्यादा कन्वर्ट होगा उतनी इसकी एनर्जी घट जाएगी और ये क्या करेगा, और उतना ज्यादा इवोपरेशन तेजी से करता चला जाएगा। तो पहला टेम्परेचर पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस समय में क्या होता है, इवोपरेशन ज्यादा होता है, इसलिए आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है क्योंकि उससे सारा वाटर जल्दी ही इवोपरेट हो जाता है। दूसरा, सरफेस एरिया पर भी निर्भर करता है। इवोपरेशन जो है वो किस पर निर्भर करता है,
सरफेस एरिया पर निर्भर करता है कि जो पार्टिकल में आप वाटर का इवोपरेशन या किसी और लिक्विड का इवोपरेशन कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतना ज्यादा होगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते भैया कैसे आप बोल सकते हैं ये चीज। तो समझिए, आपने कपड़े को सूखने के लिए बाहर में फैलाया हो कभी। अब आप क्या करेंगे, आज या कल सुबह में एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, तो हम लोग क्या बता रहे थे, तो आप आज या कल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। करना क्या है समझिए, इसे ये मान लीजिए आपका रस्सी आप जहां कपड़ा सुखाते होंगे, आपको क्या करना है कि 2 बेडशीट ले लेना है, ठीक है, सेम साइज का होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा कम या ज्यादा। और आप क्या करेंगे कि एक बेडशीट को पूरा, जैसे आप पानी उसमें भिगा दिए हैं, इसको हमको सुखाना है, ठीक है, तो पानी भिगाकर जैसे आप मोड़ते हैं ना, उसी फोल्डिंग शेप में ही उसको डायरेक्ट रख देना है कपड़े को। ये जो फोल्डिंग शेप है, इसी फोल्डिंग शेप में आप उस कपड़े को, और दूसरे कपड़े को क्या कीजिएगा, आप पूरा फैला कर रखिए इस तरह से, ठीक है, और उसको आप इवोपरेट होने के लिए, वाटर को इवोपरेट होने के लिए छोड़ दीजिए, सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और आपको क्या करना है कि आधा घंटा या 20 मिनट के बाद जाकर देखना है दोनों कपड़े, ठीक है। जब आप दोनों कपड़े को देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये जो कपड़ा आपने फैलाकर रखा हुआ है, इसमें इवोपरेशन ज्यादा हुआ है। ये कपड़ा क्या हो गया है, आपका सूख गया है ज्यादा, इसका ज्यादा पोर्शन आपको सूखा हुआ मिलेगा। और ये जो कपड़ा है, इसमें इवोपरेशन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ये कपड़ा आपको क्या मिलेगा, अभी भी काफी हद तक भीगा हुआ मिलेगा। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मम्मी कहती है जींस को फैलाकर लाइए, कपड़े को फैलाकर सूखने के लिए दीजिए। इसका कारण यही है, सरफेस एरिया। आप जानते हैं सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवोपरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। जब आपने कपड़े को फैलाया तो देखिए इतना सरफेस एरिया, यही सरफेस एरिया यही है जो पार्टिकल्स का बाहर निकला हो धूप के पोर्शन में, इतना सरफेस एरिया एक बार में कवर होगा। यहाँ जितने भी वाटर के पार्टिकल्स होंगे, सारे एक साथ एक बार में इवोपरेट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इतना पोर्शन ही है, इतना पोर्शन में कम वाटर के पार्टिकल्स होंगे। आप जानते हैं ये क्या होगा, कम पार्टिकल इवोपरेट होगा, इसी वजह से ये भीगा रह जाता है। आप जानते हैं इवोपरेशन लेयर प्रोसेस है, एक अंतर ये भी है इवोपरेशन पहले आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेयर प्रोसेस है। ऊपर वाला जब इवोपरेट होता है तभी नीचे वाला फिर ऊपर आता है, ये एक लेयर प्रोसेस है, सरफेस फेनोमेना है। इवोपरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, इसीलिए सरफेस एरिया पर निर्भर। तो ये ज्यादा वाटर एक बार में इवोपरेट हुआ, इसमें कम वाटर इवोपरेट हुआ, इसलिए इसको सूखने में कम समय लगता है और इसको सूखने में ज्यादा समय लगता है। समझ में आ गया आपको, सरफेस एरिया में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता, नमी जिसको कहते हैं। नमी का मतलब है इन्वायरमेंट में वाटर का प्रेजेंस। तो कहता है कि एयर में, इन्वायरमेंट में जो वाटर की ह्यूमिडिटी होती है, इवोपरेशन उस पर भी निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। इसको समझिए क्यों ऐसा होता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन कम होता है। तो इसका कारण है, रेट ऑफ इवोपरेशन के कम होने का कारण है, समझना है इवोपरेशन है क्या चीज, कि जो पार्ट वाटर, सॉरी, जो भी लिक्विड है
इसी वेसल में उसको गैस में कन्वर्ट होना है ऊपर जाए। अब एक चीज आप बताइए, ये पार्टिकल जब इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसको जगह चाहिए ना, और अगर इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब इन्वायरमेंट में पहले से ही क्या है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, और अगर यहाँ से कोई वाटर वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो वेपर क्या बोलेगा वाटर ड्रॉपलेट्स कि भाई आपके लिए यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, आप वापस लौट जाइए। और इस वजह से इवेपोरेशन का रेट क्या हो सकता है, घट सकता है। ये ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप देखते हैं ठंड के समय में, जब ठंड नहीं कहें आप बोले बरसात का मौसम, रेनी सीजन में क्या होता है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, और उस समय में आपके कपड़े को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, गर्मी के मौसम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, यही ह्यूमिडिटी उसके कारण है कि इन्वायरमेंट में पहले से ही वाटर पड़ा हुआ है, अब और नए वाटर के लिए उस इन्वायरमेंट में जगह नहीं है। वो अगर इवेपोरेट होता है तो फिर वो लौट कर नीचे चली आती है और वो वाटर के रूप में ही कपड़े के ऊपर रह जाती है। इसलिए ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, विंड स्पीड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए इवेपोरेशन जो है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में जाता है, और अगर हम विंड को बढ़ा दें, हवा को बढ़ा दें, वो वेपर उस जगह से हटकर दूसरे जगह चला जाएगा और उस जगह पर फिर जगह खाली हो जाएगा, तो और तेजी से पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर के रूप में कन्वर्ट होंगे। ये यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हुआ, विंड उसको दूर भगा दिया, फिर जगह खाली हो गया, यहाँ से फिर गया, फिर उसको दूर भगा दिया। तो विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल्स जो है वेपर के वो क्या होंगे, उतना जल्दी जल्दी मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। चलिए, तो आपका दोनों इफेक्ट देख लिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इवेपोरेशन क्या है, इसका डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। अब आगे हम लोग कुछ छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैसे आप यह दिखाएंगे कि एयर में भी क्या है, वाटर वेपर मौजूद है। जो आपका ये एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, इसमें वाटर वेपर मौजूद होता है। इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए इजी है। आप जानते हैं वाटर वेपर इन्वायरमेंट में मौजूद है, पर आप गैसियस स्टेट को जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, है कि ना, उसको देख नहीं पाते हैं गैसियस फॉर्म में। लेकिन अगर वो किसी कारण से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो आपको दिख जाएगा, पानी बनेगा या बर्फ बनेगा, तो वो चीज को आप इजीली अपने आई से देख सकते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि ये जो वेपर है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड में। लेकिन आप जानते हैं वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना इजी है, थोड़ा सा टेम्परेचर को ड्रॉप करना है, कूलिंग करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे ये मेरा एनवायरनमेंट है, हमको दिखाना है कि यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक गिलास ले लेते हैं या कोई भी बर्तन ले लेते हैं और उस बर्तन में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को रख देते हैं, ठीक है, या ठंडे पानी को रख देते हैं, ठीक है, ठंडा पानी जिसका टेम्परेचर कम हो 0 डिग्री से, ठीक है, बर्फ के टुकड़े को रख दिया। आप क्या देखेंगे, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, आपने देखा है ठंडा पानी रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ बगल बगल इसके लेयर के बाहर में वाटर का छोटा छोटा ड्रॉप्स जमा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण यही है, ये जो वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब आप इस ठंडे पानी को उस इन्वायरमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में, उस जगह पर रखते हैं, इसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इस कूलिंग की वजह से, इस ठंडे की
गिर जाता है, टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इस ग्लास के आसपास जो भी एयर या वेपर प्रेजेंट है, इसके आसपास में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उस वेपर का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आप पढ़े हैं, अगर किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। आसपास का जो ये वाटर वेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इस ठंडे पार्ट में इसके चारों ओर जमा हो जाता है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से शो कर दिए कि ये जो इसके एयर के आसपास में क्या है, बहुत सारा वाटर वेपर। क्योंकि वाटर वेपर अगर नहीं रहता तो ये बाहर पानी कैसे आता। आप जानते हैं कि ये लोहे का गिलास है या कांच का गिलास है, उसमें कोई पोर छिद्र नहीं होता है कि यहाँ का पानी बाहर चला जाए। इसका मतलब है यहाँ आसपास में वाटर था इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जैसे ही टेम्परेचर उसका डिक्रीज किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप हर एक वीडियो को ध्यान से समझिएगा। किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर लें मेरे नंबर पर, नंबर आपको ग्रुप में दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कॉल, वॉइस कॉल वगैरह नहीं करना, क्योंकि हमेशा नेट हम ऑन करके नहीं रखते हैं, ठीक है। आपके क्लास के समय हमारा नेट ऑन रहता है और उस समय डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत हुआ हो कि ये जगह सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉपी को पास में रखना है तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक छोटा सा बहस का टॉपिक बच जाता है कि भैया कुछ बच्चे हैं जो गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल से कुछ टॉपिक्स निकालते हैं और फिर उसको रिलेट। देखिए, एक टीचर याद रखना है वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि बच्चों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। एक्सेस ईटिंग कैन कॉज ओबेसिटी, ज्यादा अगर आप खा लेंगे ना तो आपको मोटापा हो सकता है और उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है कि हम आपको हेल्थी फूड दें, बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट का मतलब होता है हर एक न्यूट्रिएंट बराबर होना चाहिए, है ना, जो आपके जरूरी के लायक हो वो आपको मिले, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, ठीक है। गूगल पर बहुत चीज ऐसा है जो आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, पर अगर उसका हमारे अभी मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसका यूज नहीं है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। और कुछ एक वैसे आदमी होते हैं आपके फैमिली में या आस पड़ोस में जो आपको इस तरह से टेस्ट करेंगे अलग अलग चीज के बेसिस पर, तो आपको उनसे कोशिश करना है दूरी बनाकर रखना है। और अगर दूरी बनाने में मुश्किल हो तो बस हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बढ़िया इस दो हाथ को दिया गया है, जोड़कर यही बोलना है कि सर हमको बिल्कुल भी नहीं आता, हमको हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया। और आपको बस अपना फोकस रखना है किस चीज पर, अपने टॉपिक्स पर, कि मेरा टॉपिक क्या है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी क्या कवर करता है, उसी चीज को पढ़ना है और एग्जाम को अपीयर सही से करना है, अच्छा मार्क्स आए। फिर जो हायर लेवल का चीज होगा उसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, आगे के लिए भी तो कुछ रखना है। तो एक छोटा टॉपिक है कि सर अब 3 स्टेट नहीं है सब्सटेंस का, आप गलत बता दिए। हमने आपको गलत नहीं बताया है, हमने आपको वही जानकारी दी है जो आपके लिए जरूरी है। बाकी कितने स्टेट्स हैं ये तो हम आप हर कोई डेली पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग टीचर्स उन चीजों को रजिस्ट करते हैं कि जिस चीज से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, परेशानी बढ़ जाए आपकी, वो चीज हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 2 और स्टेट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा हमारे जगदीश चंद्र बसु और ने इसका डिस्कवर किया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। इन सब चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये हायर लेवल कंसेप्ट है। तो बस आपको नाम याद रखना है, हो सकता है अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे तो आपको बता देना है कि प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बाकी इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं देनी है, ना ही हम आपको देंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है, रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, नोट्स में भी आपको दे दिया गया है। आप कोशिश कीजिए आंसर अपने से बनाने का
और हमने आपको नोट्स दिया है इसलिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कैसे हम स्टार्ट करें किसी आंसर को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस नोट्स की मदद लें कि सर ने किस तरह से स्टार्ट किया है, किसी आंसर का अप्रोच कैसा होता है, वो उसकी मदद से करना है। और जितना ज़्यादा आप अपने खुद का आंसर तैयार करेंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात, आप चैप्टर को समझ सकेंगे, क्योंकि साइंस मैथ याद करने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। इसको आप जितना समझेंगे उतना ही आप किसी को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज। और जो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर होगा वो आपके टीचर्स करेक्ट कर देंगे। थैंक यू।